अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री, आल्सो कॉल्ड एज केमिकल थर्मोडायनामिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारे पास कोई भी कमीशन एग्जाम हो बेटे, इसमें आमतौर पे चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। मैंने कोशिश की है बेटे एक सिंगल वीडियो में जो पॉसिबल चीज़ें आ सकती हैं वो सारी इसमें मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे, इंजॉय करेंगे लेक्चर को और हमें पॉजिटिव फीडबैक भी देंगे। बेटे एम के प्रेपरेशन ट्राई कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे पास हमारे बच्चे हम तक अप्रोच करते हैं उनको जिस हद तक हम लोग कर सकते हैं हम उनको फैसिलिटेट करें और हम उनको फैसिलिटेट करने के साथ साथ उनको एक राइट वे में गाइड करने की कोशिश करें। रिसेंट बेटे जॉब आई थी KPPSC में, SST बायोलॉजी केमिस्ट्री की जॉब्स आई थी, तो हम उसके लिए बच्चों को रिकॉर्डिंग करके लेक्चर दे रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। जो बच्चे हमसे प्रेपरेशन कर रहे हैं वो भी, और जो बच्चे प्रेपरेशन नहीं कर रहे, खुद से कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, तो बेटे हमारी एफर्ट देखें और हमारे लेक्चर सुने। उम्मीद है कि बेटे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इसमें से कोई चीज़ ऐसी ज़रूर मिलेगी जो एग्जाम में आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब बात ये है कि डेफिनेटली बेटे मुझे पढ़ाते हुए 17-18 साल हो गए हैं। ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट, बट हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि हमारे पास जो एग्जामिनर है उसका जो एक लेवल होता है, उसका जो एक माइंडसेट होता है, वो टेस्ट कैसे बनाता है। तो हमने कोशिश की है उसी सारे माइंडसेट को एज सच इस व्हाइट बोर्ड पे, अपने हमारे जो स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे पुट अप करने की। तो बात शुरू करते हैं, व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए जी, थर्मोकेमिस्ट्री या के जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, ये चीज़ क्या है। हम कहते हैं ये असल में इसका दूसरा नाम मैंने जैसे बोला केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। हम इसमें बात करेंगे, देखिएगा, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, टाइप और सिस्टम की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे, हीट एंट्रोपी की बात, एंथैल्पी रिएक्शन की बात करेंगे। तो व्हाट इज द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। पहली बात ये है, इट इज द स्टडी ऑफ इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एनर्जी, चेंज इन एनर्जी एंड फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास एनर्जी की बात करेंगे, आप उसमें चेंज की बात करेंगे, और फिजिकल जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं उन पे ऐसे कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं, हम इनकी बात करेंगे। अब इसमें देखिएगा, हमारे पास जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं व्हाट इज एनर्जी। पहली बात है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। सिंपल वर्ड्स में हमारी एनर्जी क्या है, ये हमारी एबिलिटी जो क्या करती है, एक वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अब इट हैज डिफरेंट फॉर्म, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, हमारे पास जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल के अंदर, हमारे जो एटम कंबाइन तो हम मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो जो डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड, सारे किसमें आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी में आएंगे। काइनेटिक एनर्जी, हम कहते हैं हमारी जो ऑल मूवमेंट्स हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन एनर्जी, जो सारी किसमें आएंगी, वो काइनेटिक एनर्जी में आएंगी। फिर बात आएगी थर्मल एनर्जी की बात करेंगे, डेफिनेटली इसका ताल्लुक से हीट एनर्जी से है। फिर बात हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की बात करेंगे। फिर बात आएगी हमारे पास केमिकल की बात करेंगे, जहाँ पे केमिकल जो रिएक्शन है वो इन्वॉल्व होगा, उसकी बात करेंगे। या बच्चों हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, जहाँ पे हमारा वो जो एक न्यूक्लियन है उसको ब्रेक करके जो हम एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी की कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो हमारे पास एनर्जी किसी फॉर्म में भी आ सकती है। अब यहाँ देखिएगा, अब मैं यहाँ एक MCQ दिया बच्चों को, केमिकल रिएक्शन चेंज या केमिकल चेंज अकर व्हेन अ शर्ट इज आयरन, परफ्यूम वेपोरेट, मिल्क सोर करे, या जो करंट है वो क्या करे, कॉपर वायर में चले। इसमें हमारे पास केमिकल चेंज कौन सी है, तो देखिएगा इसमें हमारे केमिकल, जब हम चेंज की बात करें, देखिएगा अ शर्ट इज आयरन, बेटे शर्ट और प्रेस करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। सब क्या करते हैं, हमारे थ्रेड को सीधा करते हैं और कुछ भी नहीं करते। परफ्यूम वेपोरेट क्या है, डिफ्यूजन है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। मिल्क सोर, बेटे जब हमारा मिल्क खराब होता है उसमें क्या होता है, जो लैक्टोज शुगर वगैरह होती है उसमें चेंज आ जाता है। वो जो केमिकल चेंज आता है उसमें जो लैक्टिक एसिड वगैरह जो है वो बन जाता है, या उसमें कोई ऐसा जो लैक्टोज शुगर में कुछ ऐसी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो वो जो चेंज है वो उसमें केमिकल चेंज है। और नंबर 4 का लिखा हुआ है, करंट पास थ्रू द कॉपर वायर, बेटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे, दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो हमारा जवाब क्या आएगा, बी आ जाएगा। यूनिट्स ऑफ एनर्जी देखिएगा, अब देखिए यूनिट्स ऑफ एनर्जी हम लोग कहते हैं, हमारे जो यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं उसमें छोटी यूनिट्स भी मौजूद हैं, बड़ी यूनिट्स मौजूद हैं, सबसे छोटी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट्स हैं। तो हम जनरली क्या कहते हैं, मैंने इस जो स्लाइड में कोशिश की है सारा समअप करने की, कि हमारे पास जो सबसे छोटी यूनिट कौन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जी, सबसे छोटी यूनिट। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूज फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल, ये सबसे छोटी यूनिट है। और उसके बाद नंबर 2 हमारे पास आ गया अर्ज आ गया, अर्ग आ गया। अब जो हमारा अर्ग जो है ये उससे बड़ी यूनिट है, लेकिन फिर भी ये स्मॉल यूनिट्स में इसका कंसिडर करते हैं। जो हमारे अर्ज है असल में क्या है कि 1 जूल इज इक्वल 10 की पावर 7 अर्ज, एंड
वन अर्ज इज इक्वल टू 10⁻7 माइनस जूल आ गया, ठीक है जी, -7 जूल आ गया। अब ये हमारे पास ये एक छोटी यूनिट है। अब उसके बाद जूल की बात करते हैं। अब जूल में हम लोग कहते हैं ऐसे यूनिट हमारे पास एनर्जी की क्या, वो न्यूटन मीटर है, ठीक है। अब उसमें हम कैलोरी की बात कर लेते हैं। कैलोरी हमारे पास क्या जी, कैलोरी जो है वो असल में 4.184 जूल के बराबर होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उसके बाद हमारे पास बीटीयू, बीटीयू क्या करती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हमारे जो आपको बिल आता है किसका, सुई गैस का बिल आता है, वो बीटीयू में आता है। ये भी हमारे पास एनर्जी यूनिट फॉर कैलोरीफिक वैल्यू है। फिर किलोवाट आवर की बात करते हैं, ये हमारे पास एक बड़ी यूनिट है और ये फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास 1 कैलोरी जो है 4.184 जूल के बराबर है। तो एग्जाम में सवाल क्या आता है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होगा। तो फिर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जब हमारा 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर है तो 1 जूल किसके बराबर होगा, हम कहेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4.184 आ गया। हमारा जवाब को आएगा 0.239 आ जाएगा कैलोरी, ठीक है। तो ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। एक बात ये आ गई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हीट एनर्जी कौन सी होगी जी, कैलोरी है, अर्ज है, जूल या किलो कैलोरी है। हमारा जवाब इसमें से क्या आएगा, अर्ज आएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होता हम उसको क्लिक करते, बट फिलहाल इन चारों में छोटी यूनिट कौन सी है, अर्ज है। इससे अगली बात हमारे यूनिट्स ऑफ एनर्जी हम पढ़े, तो देखिएगा इसमें हमने इसको चेंज कर लिया, हमारे पास ये चेंज आ गया। अब बिग यूनिट हमारे पास कौन सी, वो किलोवाट आवर है, जो किसके बराबर है, 3.6 मिलियन जूल के बराबर है। ये बड़ी यूनिट है हमारे पास, जो आपको बिल आता है बिजली का इसी किलोवाट आवर में आता है, ठीक है। अब आगे बात जी, ऑन द बेस ऑफ एनर्जी वी हैव टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। कौन को, दो हमारे रिएक्शंस हैं जी, एक हमारा एंडो है, दूसरा हमारा क्या, एक्सोथर्मिक है। जैसे कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, एंडो का मतलब क्या, एंट्रेंस, जहां एनर्जी क्या होगी, ऐड होगी, और एक्सो का मतलब क्या होगा, एग्जिट, जहां एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। प्रोडक्ट कहाँ पे होंगी, एट हाई एनर्जी, क्योंकि उन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब की, तो वो कहाँ पे होंगी, एट हाई एनर्जी होंगी। और यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या होंगी, हाई एनर्जी, ताकि वो क्या करें, एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करके किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। एनर्जी अब्सॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, बाहर से एनर्जी लेंगे तो बाहर का टेम्परेचर क्या कम हो जाएगा और जो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, एनर्जी एमिट टू द सराउंडिंग, तब क्या होगा, सिस्टम आज ठंडा हो जाएगा और बाहर हमारी सराउंडिंग क्या होगी, वो गर्म हो जाएगा, उसके टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंबसन होती है तो बाहर आग लगने से क्या होता है, बाहर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन वहां जहां आग लग के ठंडी हो चुकी होती है वहां एज सच हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बट हम जब एंडोथर्मिक की बात, हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, जहां इवेपोरेशन हो रही होती है तो वहां बेटे क्या, कूलिंग होती है, उस एरिया में कूलिंग हो जाए, सारी एनर्जी क्या होती है, वो एज सच अब्जॉर्ब होके, तो सिस्टम उसको एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद ब खुद आमतौर पर नहीं होता, आपको एनर्जी चाहिए। और ये क्या है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमारे पर रिएक्शन खुद ही होता है, एनर्जी सफिशिएंट होती है, तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट्स। मोर ई इज रिक्वायर्ड, कहते हैं यहाँ पे एक्टिव एनर्जी क्या होगी, ज्यादा चाहिए हो, क्योंकि वजह क्या है, हमारे पास एनर्जी थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है, हमारा एनर्जी बैरियर ऊंचा होता है, तो ई ज्यादा होती है आमतौर पे। और इसकी वजह ये क्या होती है, आमतौर पे वो कम होती है। रिक्वायर्ड मतलब ये क्या, इसकी ई ज्यादा होती है, इसकी ये क्या, कम होती है। रिक्वायर्ड की बात एक्स्ट्रा है, समझ लें इसमें। अब यहाँ कहीं ई ए फॉरवर्ड किसके बराबर होगी, ई ए रिवर्स प्लस डेल्टा एच। इसका मतलब क्या जी, देखिएगा हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा है जी। हमने कहा हमारे पास ये यहाँ पे रिएक्टेंट है जो एट हाई एनर्जी हैं, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अभी देखिएगा हमारी ये ई ए है, व्हाट ई ए, एक्टिव एनर्जी। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट एनर्जी लो है, रिएक्टेंट एनर्जी हाई है, तो हमारे पास ये थोड़ी सी क्या होगी, कम चाहिए होगी, हमारा एनर्जी थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम होगा, छोटा लेवल होगा। और हम कहते हैं ई ए फॉरवर्ड किस केस में, एक्सो में क्या होगा, ई ए फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच। अब हमारी ये जो एनर्जी डेल्टा एच के बराबर होगी। हमने क्या करना है, ई ए रिवर्स, अगर रिएक्शन आप रिवर्स दे जाए तो क्या करेंगे, आप इस ई ए को किस में जमा करेंगे, डेल्टा एच में जमा करेंगे। जब आप एंडोथर्मिक की बात करेंगे फिर क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट की यहाँ पे एनर्जी थोड़ी होती है, एंड प्रोडक्ट्स आर एट हाई एनर्जी। ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ी एनर्जी, आप लोग क्या करते हैं, इसमें आप इसको एनर्जी देते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास अगर ये रिएक्टेंट है तो ये क्या, ई ए रिक्वायर्ड होगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि आपने अगर हमारा ई ए फॉरवर्ड किसके बराबर होगा, आप यहाँ क्या करेंगे, इस डेल्टा एच को और इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ई ए फॉरवर्ड आएगा। और यहाँ रिवर्स में क्या होगा, आप इसको और इसको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो रिवर्स का काम आ जाएगा। अब इवेपोरेशन किसके बराबर है, हमारे पे इवेपोरेशन है, सब्लिमेशन है, फ्यूजन, सारे किसके एग्जांपल हैं। एंडोथर्मी जहां एनर्जी चाहिए होती है, कंडेंसेशन एनर्जी लूज करता है, कंबसन हमेशा एनर्जी लूज करता है, रेस्पिरेशन जब आप कोई आपके बॉडी में ग्लूकोज बन तो वो भी क्या एनर्जी बाहर निकालता है।
अब यहाँ पे उम्मीद है कि बच्चों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास यहाँ पे जो है ई ए रिवर्स, वो क्या होगा, ई ए फॉरवर्ड, मतलब एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज एंडो इन द रिवर्स। जब एंडो रिवर्स में जाएगा तो हमारी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। जब आप ई ए फॉरवर्ड की बात करते हैं तो फॉरवर्ड का मतलब रिएक्शन आगे जाना है, जब आगे जाने का मतलब क्या होगा, हमें ई ए रिवर्स चाहिए होगी और साथ क्या डेल्टा ए चाहिए होगा। अब इसमें एग्जांपल आ गई हमारे पास कि ये प्रॉपर्टीज आ गई। अब नेक्स्ट बात हमारे पास है कि जी आपने हमारे पास जो रिएक्शन है एक्सो एंडो के बाद अगली, अब इसमें मैंने कुछ एमसीक्यू देखे। इफ डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, एक्सो होगा एंडो। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमारा लेस देन जीरो तो हमारी रिएक्शन क्या होगा, एक्सो होगा। इफ मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन देन द बॉन्ड फॉर्म्ड, फिर क्या होगा, रिएक्शन एक्सो या एंडो होगा। बड़ी सीधी सी बात है, जब हमारे पास बॉन्ड ब्रोकन ज्यादा होते हैं और हमारे बॉन्ड कम बनते हैं तो ब्रोकन को मतलब एनर्जी चाहिए होती है, जब एनर्जी चाहिए होती है तो हमारा ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अब उसके बाद एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर कैन बी मेजर्ड बाय, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर का जवाब है जी। अगर आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाले, हमारा जवाब क्या है, ग्लास कैलोरीमीटर आएगा। अब इसमें देखिएगा डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, एक्सोथर्मिक होगा। इफ मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन देन द बॉन्ड फॉर्म, हमारा एंडो। क्यों, जब बॉन्ड ब्रेक को बड़े ज्यादा होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हाँ एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमारी एनर्जी बाहर निकलती है। और यहाँ मैंने क्या बताया, एंथैल्पी कंबस्शन कैसे मालूम, बॉम्ब कैलोरीमीटर से, और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे मालूम करेंगे, ग्लास कैलोरीमीटर से। फिर हमसे देखिएगा द मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन विच गिव स्टेबल प्रोडक्ट, वो क्या होंगे, वो हमेशा बेटे क्या होते हैं, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं। और अनस्टेबल कौन से होते हैं, एंडो, जहाँ की एनर्जी ज्यादा होती है। इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिड इन एयर, जब आप उसको एकदम एयर में करेंगे तो क्या होगा, हमारे एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा और सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वजह एनर्जी बाहर से आएगी एंडोथर्मिक में। ध्यान द फॉलोइंग डाटा देखिएगा, ये ग्रेफाइट है, डायमंड है, इसकी एनर्जी हमारे पास है 716, इसकी एनर्जी हमारे पास 714 है। तो कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, हमारा जिसका जो जवाब बेटे आएगा वो क्या आएगा, बीटा आएगा। क्या करेंगे, हमने करना क्या है, हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी करनी है, डायमंड की। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो डायमंड है, आप करने डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन क्या करना है, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास जब इसको वैल्यू चेंज करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास ग्रेफाइट की वैल्यू सी जो है वो 716 है, ये 714 है। आप बच्चे इनको क्या कि जब सिंबल चेंज करेंगे हमारा जवाब क्या 1.9 आ जाएगा किलो जूल पर मोल, फर्क दोनों में आ जाएगा। द मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन देखिए, हमारा जो आंसर हमने कहा वो आंसर को देखिए 1.9 हमारा जवाब आ गया। When an exothermic reaction is reverse, जब एक्सो हमारा रिवर्स तो क्या होगा, एंडो बन जाएगा, इट बिकम एंडोथर्मिक। If the bond in products molecule are stronger than in reactant, the reactant will be एक्सो हो गया एंडो होगा। बेटा जब बॉन्ड हमारे स्ट्रॉन्गर होंगे तो हमारा वो एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सो एनर्जी थोड़ी होती है, पर रिएक्टेंट हाई एनर्जी है, डायरेक्ट हमारे हाई एनर्जी पे होंगे तो बेटे वो एनर्जी लूज करेंगे तो वो क्या आएंगे, लो एनर्जी पे आ जाएंगे। लो एनर्जी का मतलब क्या, वो उनके प्रोडक्ट का स्टेबल है, वो हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होंगे। ये देखा गया एग्जांपल आ गया, एक्सोथर्मिक की बात आ गई। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखिएगा, हमने एक्सो एंडो की बात, तो यहाँ पे ग्राफ आ गया। देखिएगा हमारा जो बेटे ग्राफ क्या बता रहा है आपको कि एक्सो में क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट एनर्जी कम है, तो हमारे पास ऑब्वियस ही बात है। अब ये जो हमारा ई ए थोड़ी चाहिए होगी यहाँ पे, और ये हमारा डेल्टा यहाँ पे एच है। अब दूसरी बात, एंडो में क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ी है, प्रोडक्ट एट हाई एनर्जी। अब यहाँ ई ए क्या होगा, ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो हमारे इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिएगा बेटे इसमें आपने सिंपल वर्ड्स याद रखने हैं, क्या कि स्पॉन्ट जो खुद ब खुद हो जाए, अकर एट इट्स ओन, और व्हाट अबाउट नॉन, जो खुद ब खुद ना हो, डज नॉट अकर एट इट्स ओन, नो एक्सटर्नल एक्सिस्टेंस रिक्वायर्ड, और यहाँ पे आपको बाहर से हेल्प चाहिए होगी रिएक्शन को मसलसल चलाने के लिए। यूजुअली लो एंट्रोपी एट द एंड, कहता है हमारे पास एंट्रोपी कम हो जाती है, उसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो जाती है। और यहाँ क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, वजह क्या, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की होती है आमतौर पे। नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो इसकी एंट्रोपी आमतौर पर बढ़ती है, उसमें रैंडमनेस बढ़ जाती है। समटाइम एन इनिशियल एनर्जी रिक्वायर्ड, जैसे आप लोग बर्निंग करते हैं तो एनर्जी थोड़ी देंगे, बाद में जितनी मर्जी एनर्जी बाद में ले लें। तो यहाँ पे कहते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, जब तक आप सप्लाई एनर्जी नहीं करेंगे कंटिन्यूस हमारा रिएक्शन नहीं चलेगा। जैसे आप कुछ चीज बॉयल कर रहे होते हैं, बॉयल को थोड़ा चीज को पीछे खींचे, आप करंट को पीछे खींचे, एनर्जी पीछे खींचे, रिएक्शन रुक जाता है।
यूजली एक्सोथर्मिक और ये बेटा यूजली क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अब न्यूट्रलाइजेशन है, कंबस्शन है, इवेपोरेशन है, कंडेंस सब के हैं स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होते हैं। और व्हाट अबाउट नॉन बॉइलिंग, बॉयल करेंगे एनर्जी देनी पड़ेगी। सब्लिमेशन आप क्या करते हैं, आप सॉल्ट को आप गैस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी देनी पड़ती है। एटोमाइजेशन, आप मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने एक वर्ड यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जी हमारे पास एनी रिएक्शन विच इज एंडो बट स्पॉन्टेनियस, कहते हैं यूडी क्या होता है, नॉन स्पॉन्ट क्या होते हैं एंडो, और ये क्या होते हैं एक्सो। कहते हैं लेकिन हमारा एग्जांपल क्या है, एन एग्जांपल विच इज एंडो बट स्पॉन्टेनियस, तो हमारा एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया है तो एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन ये बेटे हमारा खुद ब खुद हो जाएगा। रेस्पिरेशन इज एक्सो बट स्पॉन्टेनियस, रेस्पिरेशन में हमारे पास कैसी है, वो भी हमारे पास कैसी है जी, एक्सो और साथ स्पॉन्टेनियस है। देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, कहते देखो हम कैसे जज करेंगे कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्ट है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। पहली बेटे बात है ये कि हमारे पास हम क्या करें, हम एक्सो एंडो तो चेक कर लिया हमने एनर्जी ऐड और रिमूव की तो बात कर ली, बट हमने बेटे किसकी बात नहीं की, हमें इस बात का नहीं पता कोई भी कि हमारे पास रिएक्शन स्पॉन्ट या नॉन स्पॉन्ट, तो हमारे पास क्या फैक्टर होगा, डेल्टा जी। तो डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द स्पॉन्टेनिटी, तो हमारा जवाब क्या डेल्टा जी, व्हिच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द यूजफुल वर्क अदर देन पीवी वर्क। अब इसमें तीन क्राइटेरिया क्या है, डेल्टा जी अगर हमारा पॉजिटिव तो क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव डेल्टा जी तो क्या होगा स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो तो हमारे पास क्या होगा एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी चीज क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, और गिब्स फ्री एनर्जी बेटे किसके बराबर होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बच्चे आपको बताएगी, डेल्टा जी बताएगी आपको कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्पॉन्ट है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब डेल्टा एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, डेल्टा एस हमारा क्या है एंट्रोपी स्टेट, जो चेंज है उसकी बात करेंगे। अब यहां देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास बर्निंग ऑफ कैंडल स्पॉन्ट है या नॉन स्पॉन्ट है, जवाब क्या है स्पॉन्टेनियस। वजह वंस आप उसको कैंडल को लगाते हैं आग तो चल वो उसको फर्स्ट आप एनर्जी देते हैं, फिर हमारा काम उसमें चलता रहता है। मैंने यहाँ क्या बात लिखी थी, सम टाइम आपको एनर्जी देनी पड़ती है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो बर्निंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ वुड क्या होती है वो स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद जितनी मर्जी चलाते हैं हमारा काम चलता जाता है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिरेशन कहते हैं वो कैसी होगी, बाय डेल्टा जी, अभी हमने बात की है। इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन सा हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। देखिएगा कॉपर सल्फेट को आपने वाटर में ऐड किया, क्या स्पॉन्ट नॉन स्पॉन्टेनियस है। मिक्सिंग ऑफ NH विद HCl खुद ब खुद होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, और उसके बाद वाटर फ्लोइंग डाउन हिल, डाउन को जाएगा, तो बेटे ऑब्वियसली बात है कॉपर हमारे पास वाटर में हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। NH वो HCl को मिलाएंगे, फॉरेन एनर्जी बाहर निकलेगी, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वाटर खुद ही नीचे जाता है, लेकिन हमारे पास ये काम कभी नहीं होता, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, डेल्टा जी आएगा। When electric spark is passed through the mixture of N2 and O2, NO गैस बनती है, NO2 गैस बनती है, कैसी होगी, जब इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं देंगे NO नहीं बनेगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस या एंडोथर्मिक है, ये एक्सो है, हमारा जॉब क्या आएगा, इट इज आवर एंडोथर्मिक, क्योंकि आपको स्पार्क चाहिए होता है। आगे मैंने देखा आंसर देखिएगा, बर्निंग कैंडल हमारे पास स्पॉन्टेनियस आ गया, स्पॉन्टेनिटी हमारा डेल्टा जी से पता चलेगा। हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस कौन होगा, वो H2O टू फॉर्म वाटर है, और ये एंडोथर्मिक वजह एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब अगली बेटे बात आ गई हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करेंगे। हमारे आमतौर पर स्टूडेंट ये सारे MCQ हैं बड़े अच्छे, आमतौर पर हमारे रिएक्शन चार तरह के होते हैं, कौन कौन से, आइसोथर्मल हैं, एडियाबैटिक हैं, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक हैं। अब इसमें हम कहते हैं हमारे पास आइसोकोरिक जो है, अगर आइसोथर्मल है का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे आइसो का मतलब सेम, थर्मल मीन एनर्जी, यहाँ हमारी एनर्जी का कांस्टेंट रहेगी। व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर में हमारी जो एनर्जी कांस्टेंट रहती है। देयर इज नो एक्सचेंज। अब एडियाबैटिक का मतलब क्या होगा, एडियाबैटिक हमारे पास फिजिक्स में कहा जाता है कि जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा। अब जैसे इंसुलेटेड सिस्टम है, जूल थॉमसन हमारा इफेक्ट है, तो हमारे पास में एनर्जी एक्सचेंज आमतौर पर नहीं होती। आइसोबैरिक, बेटे बैरिक मतलब क्या होता है, प्रेशर, आइसोबैरिक मतलब क्या होगा, हमारा कांस्टेंट प्रेशर होगा, द प्रेशर इज कांस्टेंट, ओके। बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 760 टॉर आ गया, एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर आ गया, ये क्या होगा, आइसोबैरिक होगा। फिर आगे आइसोकोरिक की बात करेंगे, द वॉल्यूम रिमेन, कोरिक मीन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट होगा, अ गैस इनक्लोज इन अ फिक्स कंटेनर हैज डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा V 0 का मतलब क्या होगा, हमारा वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। फिर बात हमारे पास आगे जी क्या, कि हमारे पास यही जो रिएक्शन है, अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में देखिएगा हमारा जो रिएक्शन है वो आगे सिस्टम सराउंडिंग की बात करते हैं रिएक्शन के बाद। सिस्टम बेटे बात हमारे पास व्हाट इज सिस्टम, भाई देखें
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, ये मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, ये हमारा सिस्टम है। आपके पास सेलफोन है, सेलफोन हमारा एक सिस्टम है। एनीथिंग अबाउट यू कैन टॉक, यू कैन स्टडी, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो एनी सब्सटेंस अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। अब पेन हमारे पास है, पेन है, व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, सेलफोन है, ये मेरे पास माइक है, सब क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग हमारे पास एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड अ सराउंडिंग। और बाउंड्री क्या है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करेगी, आपस में उनको डिफरेंशिएट करेगी। तो पार्ट ऑफ सिस्टम इज अंडर कॉल्ड एज सिस्टम, क्लासरूम, पेन, कप ऑफ टी। सराउंडिंग क्या है? द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, द स्पेस आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और बाउंड्री क्या है? हाइपोथेटिकल और रियल लाइन, ठीक है। हाइपोथेटिकल वजह लाइन होगी, या हमारे पास ये क्या होगी, रियल लाइन हो सकती है। हाइपोथेटिकल आर, ओ आर आर, ठीक है। रियल लाइन सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, हम कहते हैं जी हमारे पास जो हमारे सिस्टम, वो कौन कौन से सिस्टम पॉसिबल हैं? ओपन है, क्लोज है और आइसोलेटेड है। बेटे ओपन का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जहाँ पे एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है और मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो आप लोग घर में कुछ चीज बना रहे हैं, ऊपर से आपने थाली को, प्लेट को साइड पे कर दी है, हमारे पास मैटर भी बाहर जा रहा है, एनर्जी बाहर जाती है, ओपन सिस्टम। नंबर 2 है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम बेटे मतलब क्या है? हमारे पास मैटर तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी बाहर जा सकती है। आपने ऊपर से उसको क्या कर, ढक्कन से उसको कवर अप कर दिया, अब एनर्जी बाहर जाएगी, हमारा जो बर्तन गर्म होगा, बट हमारा ऐसा जो वाटर वेपर बाहर नहीं जाएंगे, हमारा मैटर बाहर नहीं जाएगा। तीसरी बात है आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा? ना मैटर बाहर जाएगा, एक्सचेंज होगा, ना हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी। जैसे हमारे पास थर्मस होता है, जो थर्मस फ्लास्क होती है घरों में, जिसमें आप चाय वगैरह डाल देते हैं, ना एनर्जी आती है, ना एनर्जी बाहर जाती है, ना मैटर आता है, ना मैटर जाता है। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम? वो कहता है कि वो क्या होता है? दैट कैन ट्रांसफर मैटर ओनली, दैट कैन ट्रांसफर एनर्जी ओनली। बेटे कहता है उसका मतलब क्या होगा? दैट कैन नॉट ट्रांसफर एनीथिंग, दैट आंसर आएगा। ह्यूमन बॉडी कहते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हमारे बेटे सिंपल सी बात है, हमारी ह्यूमन बॉडी असल में देखें, हमारे पास ह्यूमन बॉडी क्या करती है? हमारी मैटर भी आ जा रहा है, सांस ले रहे हैं, सांस बाहर जा रही है, एनर्जी आ जा रही है, तो ये क्या होगा बेटे? ओपन सिस्टम होगा। अब बाउंड्री हमारे पास क्या जी? बाउंड्री हमारे पास 3-4 तरह की होती है। रियल और इमेजिनरी है, कंडक्टर और इंसुलेटर बाउंड्री है, सॉफ्ट और हार्ड बाउंड्री है, फ्लेक्सिबल और रिजिड बाउंड्री है। रियल इमेजिनरी का मतलब क्या है कि या वो रियल है, प्रॉपर लाइन लगी हुई है, या हमारे इमेजिनरी यहाँ पे हवा में सोच रही है, ठीक है। कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग हमारे पास बाउंड्री कैसी? या वो कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है। तीसरी बात सॉफ्ट और हार्ड, कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं या उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। चौथी बात है फ्लेक्सिबल रिजिड, कि वो हमारे पास क्या है, उसमें ऐसा कोई लचक मौजूद है या वो हार्ड है। अब बात आ गई केमिकल रिएक्शन हैज बाउंड्री, कैसी भी उसकी बाउंड्री होगी, हमारी रियल होगी या कैसी होगी? तो बेटे केमिकल बॉन्ड हमारे पास रिएक्शन होता है, जो फ्लास्क होती है उसकी हमारी बाउंड्री क्या होती है? रियल होती है। वो कैसे? भाई मेरे पास ये फ्लास्क है, अंदर रिएक्शन हो रहा है, बाहर मेरे पास क्या है, उसका जो ग्लास मौजूद है, और जो ग्लास है हमारे पास एज अ बाउंड्री काम कर रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारे 2 वर्ड और आगे, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। ये क्या होता है? देखिए बेटे बात ये है, हमारे पास एक ऐसा एक हमारा जो हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है विच इज डिपेंड अपॉन पाथ इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन, और ये प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं होती, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी सिस्टम। और ये किसी में होती है? स्मॉल लेटर में होती है, जैसे हमारे पास क्या है, क्यू है, डब्ल्यू है, ईएमएफ ऑफ सेल है, ये तीनों हमारे पास क्या, दे आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। वजह दे डिपेंड अपॉन पाथ, दे डू नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, तो दे आर कॉल्ड एज द पाथ फंक्शन। और व्हाट अबाउट शेप फंक्शन? ये हमारे पास क्या होगा? मैक्रोस्कोप प्रॉपर्टी, यहाँ वर्ड ए आएगा, मैक्रोस्कोप प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या होगी? बड़ी प्रॉपर्टी होगी, विच हैज सम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, बट वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करेंगे वो डिपेंड नहीं करेंगे। इनकी इनिशियल स्टेट भी होगी, फाइनल स्टेट भी होगी। इसे कैसे शो करते हैं? हमेशा इसको आप कैपिटल लेटर में शो करेंगे, और साथ वर्ड क्या आता है? डेल्टा वर्ड आता है। निशानी क्या होगी? कैपिटल लेटर, हमारे मैक्सिमम प्रॉपर्टी होगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट मौजूद होंगी, और मेरे साथ क्या वर्ड डेल्टा आएगा। चेंज की बात करेंगे, जैसे हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा ई से कहा जाता है। जैसे हमारे पास इंथैल्पी डेल्टा एच कहा जाता है, एंट्रोपी डेल्टा एस कहा जाता है, प्रेशर डेल्टा पी है, डेल्टा वी है, और डेल्टा टी आ जाता है। तो सब क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शंस। अब स्टेटमेंट देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टी है, मैक्रो है, कॉलिगेटिव कैसे हमारा जो आप क्या इट इज ऑफ मैक्रोस्कोप, बड़ी प्रॉपर्टी है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कहते हैं इसमें कौन फेसर फंक्शन नहीं है। हमारा जॉब बेटे क्या आएगा? वर्क, क्योंकि वर्क छोटे लेटर में है, और वर्क इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, वर्क इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जो चीज प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है।
अब शेप फंक्शन क्या है जी, मैक्सिमम प्रॉपर्टी आ गया, वर्क हमारे पास शेप फंक्शन नहीं है, आंसर भी आ गया। स्टेट ऑफ सिस्टम, अब वी हैव टू टाइप्स बचे हमारे प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। व्हाट आर इंटेंसिव, देखिएगा हमारे इंटेंसिव हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, जैसे कि टेम्परेचर है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, वेलोसिटी है, कि बेटे हमारे पास अमाउंट थोड़ी हो या बहुती हो, हमारा टेम्परेचर एज सच वही रहता है। हुज प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे कि मैस, थोड़ी अमाउंट होगी थोड़ा मैस, थोड़े हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे थोड़ा वॉल्यूम होगा। इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है, ये सब क्या कहलाएंगे, डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड कहेंगे उसको। अब देखिए अगली बात हमारे पास बड़ी क्या बात आ गई, हम जब इनकी बात, हम अगली बात हमारे पास क्या आ गई, वर्क एक्सपेंशन और प्रेशर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये क्या चीज है मेरे बच्चों, हम लोग कहते हैं हमारे पास वैसे वर्क फिजिक्स में किसके बराबर होता है, F इंटू डी के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में हमारे पास जो फोर्स है वो असल में क्या है, वो प्रेशर है, क्योंकि व्हाट इज फोर्स, हमारे पास प्रेशर जो है वो फोर्स के तौर पे काम क्यों, व्हाट इज प्रेशर, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो जो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर फोर्स का नाम क्या है, वो प्रेशर है। और हमारे पास जो डी है वो क्या, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे पास ये डेल्टा वी के बराबर आएगा। वो क्यों, कि भाई मेरे पास एक सिस्टम मौजूद है, उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पहले मॉलिक्यूल मौजूद हैं, उनका वॉल्यूम क्या V1 है। जब उसको आप क्यू प्रोवाइड करेंगे, तो क्यू क्या हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम थोड़ा ऊपर मूव करेगा, हमारा नया वॉल्यूम V2 होगा। अब V1 हमारा पहला वॉल्यूम है, अब ये हमारा V1 ये V2 है, हमारे पास हम कहेंगे डेल्टा V किसके बराबर होगा, जो डिस्टेंस कवर किसने किया V2 से V1 के है, हम वो डिस्टेंस का नाम क्या होगा, डेल्टा V होगा। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट में किस फॉर्म में आ जाएगा, डेल्टा V फॉर्म में, तो हम कहेंगे प्रेशर और डेल्टा V बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड एज वर्क, इट इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसकी दो टाइप्स है, क्या भला, व्हेन वर्क डन बाय सिस्टम तो क्या होगा नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का अपनी बात याद रखनी है, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। अब अगली बात हमारे पास आ गई जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किससे मैच करता है, इट्स जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ जैसा है, क्या कि द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन द सेम दो द इट मे बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें हम कहते हैं इसका ताल्लुक किससे है, इंटरनल एनर्जी से है। अब बेटे इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल एनर्जी कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, E इज इक्वल टू हम कहेंगे KE प्लस PE। अब KE हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसका ताल्लुक किससे होगा, ऑल मोशन से, और PE का ताल्लुक किससे होगा, ऑल बॉन्ड से। अब ऑल बॉन्ड ऑल फोर्सेस किसमें, PE में आएंगे, और KE में क्या होगा, हमारे पास सारी मोशंस मौजूद होंगी। अब KE हमारे पास जो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, उसमें एक तरह की मूवमेंट होगी। अगर हमारे पास जो नोबल गैसेस वगैरह उसमें एक तरह की, डायटॉमिक होगा तो क्या होगा, टू टाइप ऑफ मोशंस आएंगी, ट्रांसलेशन भी आएगा, साथ का वाइब्रेशन आएगा। और अगर हमारा एटॉमिक जो पोलिटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें हमारे एटम एक से ज्यादा मौजूद हैं, तीन एटम मौजूद हैं, उसमें क्या होगा, हमारी वो ट्रांसलेशन भी आएगा, रोटेशन भी आएगा, वाइब्रेशन भी आएगा। तो बेटे कहने का मतलब क्या है, हमारे पास हम इसमें ये कह देते हैं क्या, कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है, अगर बेटा हम उसकी बात करते हैं तो हम यहाँ ये कहेंगे कि हमारे पास देखिएगा इसमें हमारे पास जो बेटे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हम उसमें ये बेटे कहते हैं कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट तरह की होती है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऑनली ट्रांसलेशनल होगा। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, टू टाइप ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, क्या मिसिंग होगा उसमें, जो है रोटेशनल मिसिंग होगा। और पोलिटॉमिक जैसे अमोनिया में क्या होगा, सारी मोशंस होंगी। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अकाउंट्स फॉर किसके लिए होगा, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल, यस। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, नो। एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल, यस। इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यस। तो बेटा हमारा मेजर आंसर में आंसर क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑल टाइप ऑफ मोशंस आर प्रेजेंट किसमें, अमोनिया, वजह हमारे अमोनिया पोलिटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अकाउंट्स फॉर, बट ड्यू टू पोजीशन का मतलब क्या होगा, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सारी आ जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डिवाइड फोर्सेस हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स सारी इसमें आ जाएंगी। फिर बात है कि ऑल टाइप ऑफ मोशन किसमें है, अमोनिया वजह वो पोलिटॉमिक मॉलिक्यूल है। और अगर कहा जाए किसमें एक तरह की मोशन, हमारा आंसर क्या है, हीलियम वजह, क्योंकि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल एक मोशन होगी। इसमें क्या दो तरह, यहाँ क्या होगी, पोलिटॉमिक ऑल तरह की मॉलिक्यूल होंगी।
इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा ये क्या चीज है जी हमारे पास, हम जब बात करते हैं ना इंटरनल एनर्जी, अभी हमने ऊपर क्या बात की है, ये किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जी के बराबर है। और जब हम डेल्टा ई लिखेंगे किसके बराबर आएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर आएगा। अब इसमें हम ये कहेंगे हमारे पास जो क्यू पर डब्ल्यू जो है ये टोटल डेल्टा ई के बराबर है। अब जो डेल्टा ई है कहते हैं इसको मेजर करना आसान है, किसको बोला, इंटरनल एनर्जी को। डेल्टा जो हमारा ई है इसको मेजर करना आसान है क्योंकि ये चेंज का नाम है। तो बुक में क्या लाइन लिखी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी। बेटे मेरा ये पेन है, मुझे पता है इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, बट इसमें जो चेंज है मैं इसमें क्यू प्रोवाइड करूंगा, तो क्यू प्रोवाइड करने इसमें जो हमारे पास चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी वो मैं मेजर कर सकता हूं। तो जो हमारा ई है वो मेजर नहीं होता, क्या मेजर होगा भाई, डेल्टा ई मेजर होगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें हम छोटी सी बात क्या ऐड करते हैं जी, देखिएगा हमारे पास जो है डेल्टा ई बराबर क्यू और डब्ल्यू के बराबर है, डब्ल्यू हमारा वर्क इंट्रैक्शन है। अब अगर हमारा डेल्टा वी जीरो के बराबर आएगा, डेल्टा बेटे वी जीरो का मतलब क्या है, हमारे वॉल्यूम चेंज आया नहीं है। जब हमारा वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा तो इसमें देखिएगा जब डेल्टा वी हमारा जीरो होगा तो डेल्टा ई हमारा क्यू के बराबर, वो क्यों, डेल्टा ई किसके बराबर है, डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस पी डेल्टा वी के। अगर हमारा डेल्टा वी जीरो है तो ये टोटल ओवरऑल क्या होगा, जीरो हो जाएगा और डेल्टा ई किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर आ जाएगा। इन लिक्विड एंड सॉल्ट्स क्या होगा, लिक्विड और सॉल्ट में क्योंकि हमारा डेल्टा वी जीरो के बराबर आता है, वजह उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं आता, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि डेल्टा ई क्यू के बराबर आ जाता है, किसमें, इन दोनों केसेस में। एट व्हाट कंडीशन डेल्टा ई इज इक्वल डेल्टा एच, बेटा हम आगे जाकर पढ़ेंगे इसको, हमारे पास ये कब ऐसा होता है कि डेल्टा ई डेल्टा एच के बराबर, तो हम क्या कहेंगे, तीन कंडीशंस हैं, लिक्विड में, सॉलिड्स में, और तीसरी बड़ी बात कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो हमारा डेल्टा ई किसके बराबर, डेल्टा एच के बराबर आएगा, और दोनों किसके बराबर होंगे, क्यू के बराबर। क्यू किसे कहते हैं, हीट को कहते हैं। साइन कन्वेंशंस, इफ एनर्जी एंटर द सिस्टम इट इज पॉजिटिव, एनर्जी लीव सिस्टम इट इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम इट इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर अ गिवन प्रोसेस कहते हैं जी हमारे पास जो है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर रिलेटेड टू, कहते बेटे आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जी अगर हम क्यू पी और क्यू बी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्यू पी इज मोर देन क्यू बी होगा। अब बेटे इसी वजह के नीचे हमारी वजह आ रही है, अ सिस्टम अब्सॉर्ब 30 किलो जूल एनर्जी, का सिस्टम ने क्या किया है, सिस्टम बेटे कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की है, 30, और क्या किया उसने, 20 जो है उसने क्या किया, उस पर इस्तेमाल कहाँ कर दिया, वर्क करने के लिए। अब क्या होगा, जो हमारे इंटरनल सिस्टम की बढ़ेगी, कम होगी, 30 गई थी, 20 इस्तेमाल, बाकी 10 हो गई, तो हमारे पास सिस्टम की एनर्जी 10 बढ़ गई है, तो हम कहेंगे इंक्रीज बाय 10। जहां देखिए हमारे पास नीचे जो आंसर्स हैं वो आपको कंफर्म कर देंगे, बेटा क्या लिखा हुआ है, हमारे पास क्यू पी इज मोर देन क्यू बी, और नंबर 2 क्या, इंक्रीज बाय 10, वजह 30 दी थी, 20 यूज होगी, 10 बढ़ गई। अब इसमें लिमिटेशन देखिएगा किसका, बट इसमें लिमिटेशन कहां पे है, इट डज नॉट से अबाउट एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये फ्लो ऑफ हीट के मतलब बात नहीं करेगा, हमें स्पॉन्टेनियस मतलब बात नहीं बताएगा, और हीट डज नॉट कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू वर्क, ये बात हमें डेल्टा ई नहीं बताती। अब अगली बात आ गई जी, एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी, बेटे ये क्या है, ये असल में हमारा असल में एडिशन है, किसकी एडिशन है, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, हम जब बेटे इंटरनल एनर्जी है उसके साथ आप किसको ऐड करेंगे, आप वर्क को ऐड करेंगे, तो असल में हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, वो हमारे पास क्या थी, सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जी, और एंथैल्पी क्या है कि हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, बेटा आपने रिएक्शन करवाया है, रिएक्शन के दौरान हमारी एनर्जी ऐड हुई है, रिमूव हुई है, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, उस सारी जो एनर्जी के हिसाब किताब का नाम बच्चे क्या होगा, एंथैल्पी से कहेंगे। हीट एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, हम इसे कहेंगे एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा ए से कहा जाता है, ठीक है, इसके हमारे सिंबल डेल्टा एच है। अब ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एच के डेल्टा ई डेल्टा पी वी के बराबर होगा। इफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, तो हम कहेंगे अगर नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ क्या कहेंगे, पी वी इज इक्वल टू हमारी होती है एनआरटी के बराबर। अब एनआरटी क्या चीज है, एनआरटी हमारे पास ये पीवी एनआरटी क्या चीज है, ये हमारे पास असल में आइडियल गैस इक्वेशन है, तो जहां नंबर ऑफ मोल इन्वॉल्व हो जाए वहां डेल्टा पी जगह बच्चे क्या हमारा आएगा, एनआरटी आ जाएगा। अब ये डेल्टा एन क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ आर। अब हमारे डेल्टा एन क्या जीरो हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। डेल्टा एन जीरो का मतलब क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ पी बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल आर के, तो हम कहेंगे डेल्टा एन क्या होगा, जीरो के बराबर आएगा। नंबर 2 क्या, अगर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे किससे, रिएक्टेंट से, तो हमारे पास डेल्टा एन क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। और अगर हमारा डेल्टा जो
हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल जो पी के ज्यादा हैं आर के कम है सॉरी, तो हमारे पास डेल्टा एन क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। और अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ आर के ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एन हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो ये बेटे हमारे पास आगे तीन हमारी कंडीशन आ जाती है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स की। यहां पे देखिए मैंने साथ एग्जांपल दी है कि अगर पॉजिटिव कब होगा, SO3 SO2 और O2 में कन्वर्ट होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब हमारे अमोनिया बनेगी। A human being required 2700 kilocalorie of energy. ये बेटे छोटी सी बात ऐड कर लें ताकि थोड़ा सा बच्चों को आइडिया हो जाए। N2 + 3H2 गिव यू 2 अमोनिया। बेटे किसके मोल ज्यादा हैं, रिएक्टेंट के। किसके मोल कम है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ R हैं जो 4 हैं, और ये 2 हैं, तो हमारा डेल्टा एन के बेटे नेगेटिव आएगा। और जब आप SO3 को डिकम्पोज करेंगे तो 2SO3 जो है वो जब डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, 2SO2 + O2। इसका मतलब क्या, इसके मोल हैं 3, इसके मोल हैं 2, हमारा डेल्टा एन के पॉजिटिव आएगा। ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड 27 एनर्जी, कहता हमें क्या चाहिए होता है, दिन में इतनी एनर्जी चाहिए होती है। कहता अगर आप क्या करें, ग्लूकोज का 1 मोल बर्न के हमें एनर्जी क्या निकलती है, 1350। तो बताइए हमें ये एनर्जी कब मिलेगी। बेटा सीधी सी बात है, अगर आप 1 मोल ग्लूकोज यूज करते हैं जिसके बेटे मैस होता है 180 ग्राम, तो आपको क्या एनर्जी मिलेगी, 1350। हमको ये चाहिए जो इसका क्या एग्जैक्ट डबल है। अगर ये एनर्जी मिलेगी 1 मोल से, तो इसका डबल कब मिलेगा, इसके 2 मोल से। तो हमारा जवाब क्या आएगा, 360 ग्राम आ जाएगा। एट व्हाट कंडीशन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट आएगा, प्रेशर कांस्टेंट आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, हमारा जवाब ऑल आएगा। व्हाट इज द बेस्ट आंसर हम कहेंगे जहां पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये देखिएगा हमारे पास आंसर देखिएगा जी, इसमें देखिएगा जी हमारे पास 360 ग्राम कैसे आ गया। 1350 कौन देगा, 1 मोल एनर्जी देगा, कौन बोला, ग्लूकोज। किसकी एनर्जी किसके वैल्यू क्या होती है, 180 ग्राम। अगर आपको डबल मोल चाहिए, डबल अमाउंट चाहिए एनर्जी की, तो इसको डबल करेंगे, 1 मोल डबल क्या होगा, 2 मोल, 2 मोल का मैस क्या होगा, 180 180 360 आ जाएगा। अब आता है इंथैल्पी, कहते हैं कौन से ऐसे फैक्टर जो इंथैल्पी पे डिपेंड करते हैं। बेटे हमारे पास जो ये कुछ फैक्टर हैं, फिजिकल स्टेट है कि हमारे पास रिएक्टेंट गैसेज हैं, लिक्विड एंड सॉलिड्स हैं। टेम्परेचर डिपेंड करेगा, एलोट्रोपिक फॉर्म के, हमारे एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे हमारा कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में है, ग्रेफाइट की फॉर्म में है, बकीबाल की फॉर्म में है, कार्ब ब्लैक की फॉर्म में है, उस पर डिपेंड करेगा। कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। अब इसको मेजर कैसे करते हैं इंथैल्पी को, वाटर कैलोरीमीटर से और बॉम्ब। वाटर कैलोरीमीटर का और नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लास कैलोरीमीटर, इसका दूसरा नाम ग्लास कैलोरीमीटर। और इसमें क्या मालूम कर, डेल्टा एन मालूम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, डेल्टा एच एन असल में ये वर्ड है हमारा, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, डेल्टा एच एन आएगा। तो ये हमारा ये क्या मालूम करेगा, डेल्टा एच एन मालूम करेगा न्यूट्रलाइजेशन। और ये बेटे क्या मालूम करेगा, डेल्टा एच कंबस्शन मालूम करेगा, जब उसी को कंबस्ट करते हैं तो ये उसको मालूम करेगा। ये दोनों के टाइप्स हैं। फिर बेटे बात हमारे पास आगे जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, जब आप किसी आप रिएक्शन को करवाते हैं तो आप देखते हैं बेटे हमारे पास रिएक्शन और उसमें मोल 3 4 5 बन रहे होते हैं, तो हमारे पास सिमेट्री नहीं आती। तो हम सिमेट्री लाने के लिए क्या करते हैं, हम 1 मोल की बात, हम लोग कहते हैं भी हम क्या करें, हम बजाय के ज्यादा नंबर ऑफ मोल को देखें, हम कहते हैं 1 मोल की जो एनर्जी होगी, जो रिक्वायर्ड होगी, जो हमारी एनर्जी रिमूव होगी, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एज डेल्टा एच नॉट, इसे कहा जाता है डेल्टा एच नॉट। ठीक है, हम इसे कहते हैं, और ये किसके बराबर होती है हमारे पास, इट अकाउंट फॉर 1 मोल ओनली। और हमारा टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आल्सो कॉल्ड एज 298 केल्विन, जो कि रूम टेम्परेचर उसे कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है इसको। ठीक है, और हमारे पास प्रेशर क्या होगा, 1 atm होगा, और इसको शो कैसे करेंगे, डेल्टा एच नॉट से शो करेंगे। इसके बेटे आगे 5 हमारी टाइप्स हैं, हम उनकी बारी बारी बात करेंगे। देखिएगा जरा, हमारे पास बेटे 5 जो टाइप्स हैं उसमें देखिएगा, एक हमारे पास डेल्टा एच फॉर्मेशन है। बेटे फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, आप एलिमेंट्स को कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप CO2 को मिलाएंगे, CO2 बनेगा, आप हाफ N2O2 क्या बनेगा, NO2 बनेगा। इसमें देखिएगा हमारे पे जो एंथैल्पी फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स का फॉर्म कंपाउंड, और ये क्या होगा, कभी बेटे ये एक्सो होगा, कभी ये क्या होगा, एंडो होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी फॉर्मेशन एक्सो भी है, एंडो भी है। द साइन कन्वेंशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन सेम एज फॉर मैनी एंथैल्पी चेंज है। डेल्टा एच क्या बेटे 0 से हमारे पास कम होगा अगर हमारी हीट एनर्जी रिलीज होगी व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन फ्रॉम कंपाउंड, और डेल्टा एच इज मोर देन 0
मतलब पॉजिटिव होगा जब हमारी एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। मतलब ये कुड भी एक्सो, कुड भी क्या होगा, एंडो होगा। अब यहाँ नीचे मैंने सवाल पूछा है कि भाई देखिए कि हमारे पास ये जो है विच ऑफ फॉलोइंग चेंजेस एक्सोथर्मिक, तो कहते हैं इसमें हमारी एक्सोथर्मिक कौन सी चेंज आएगी। तो देखिएगा ये हमारे पास एंडोथर्मिक, हमने स्टार्ट में क्या कहा था, अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे, हमारे पास ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ब्रोमीन को आप ब्रेक करेंगे, ब्रोमीन को क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे और एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे हमारी एनर्जी चाहिए होगी, ये भी एंडोथर्मिक होगा। लेकिन जब आप ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये क्या बनेंगे, नेगेटिव बन जाएगा ब्रोमीन, और इसे हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज, हमारे पास जो अपने वर्ड सुना होगा, हम दो वर्ड यूज करते हैं, क्या बोला, आई ई एंड ई ए। व्हाट इज आई ई, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, और ई ए क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जो क्या कर रही है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी एटम में तो उसके चार्ज नेगेटिव आता है और एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज हम उसे कहते हैं हमारे पास जो आई ई था वो क्या था, आई ई का मतलब था आयोनाइजेशन एनर्जी था, जहां एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये हमारे पास क्या है, ई ए है, इसे हम कहते हैं जी हमारा असल में ये यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है किसके, बोला आई ई के। और बेटे आई ई मैंने क्या बोला दोबारा, आई ई का मतलब क्या कि हमारे पास जैसे सोडियम है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और ये क्या होगा, एंडो। तब ये अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बेटे क्या होगा, एंडो, एनर्जी चाहिए होगी, और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हमेशा एक्सो होती है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। हमारा जवाब बेटे क्या आएगा, बीटा। व्हाट अबाउट डेल्टा, गैस है, बाद में क्या बनेगा, आयन में कन्वर्ट होगा, इसे हम कहते हैं क्या भला, आई ई, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये हमेशा क्या होती है, एंडो। तो बेटे ये भी एंडो, ये भी एंडो, ये और ये क्या होगी, एक्सो होगी। अब नंबर 2 बच्चे बात हमारे पास आ गई एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। बेटे कंबस्शन क्या है, हमेशा ये एक्सो होती है, जब बेटे आप आग लगाएंगे हमेशा ये क्या होगी, एक्सो ही होगी, एनर्जी बाहर निकलती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज एंथैल्पी चेंज व्हेन, जब बेटे हमारे पास है क्या कि जी हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। नो बेटे 1 मोल ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमें, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। नो, हमें क्या चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस हो लेकिन बेटे हमारे पास एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब यहाँ 1 मोल, ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो 1 मोल हो, लेकिन हमारी ऑक्सीजन जितने मर्जी मोल, एक्सेस मोल होने चाहिए। ठीक है, और डेल्टा लिखा है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इनटू ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो एसटीपी हम बात नहीं, बात है हमारे पे एनटीपी की, बात हमारा आंसर सी आ जाएगा। फिर बेटे बात आ गई हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की। बट न्यूट्रलाइजेशन, आप एसिड बेस को कंबाइन करते हो, हमारे पास क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। आपने क्या लिया, HCl लिया, HCl क्या देगा आपको, प्रोटॉन देगा। आपने क्या लिया, बेस लिया NaOH, वो क्या देगा बेटे आपको, OH देगा। तो हमारे पास एसिड और बेस कंबाइन हो क्या देगा, साल्ट और वाटर। तो हमारा कंसर्न किससे, वाटर से। व्हाट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी release when one equivalent of acidic and one is equivalent of base undergo a neutralization to form the water and salt. फॉर स्ट्रॉन्ग बेस हमारी वैल्यू बेटे फिक्स है, क्या बोला, 57.414, या क्या होगी, इसकी इतनी कैलोरी होगी। कैलोरी कहां से आएगी, आप क्या करेंगे, इसको आप 4.184 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे हमारा जवाब क्या आएगा, 13.7 किलो कैलोरी हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये लिख लें चाहे ले, ये किसके लिए होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होगा। अगर दोनों में बेटे हमारे पास क्या होगा, एक वैल्यू, अगर हमारा एसिड या बेस दोनों में हमारे पास एक चीज वीक हो जाए, हमारी वैल्यू बेटे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर क्या करें, आप 1 मोल NaOH ले लें और 1 मोल 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। अब ये 0.1 का मतलब क्या जी, अगर 1 मोल होता हमारी एनर्जी इतनी निकलती, अगर ये 0.1 का मतलब क्या होगा, ये 10 टाइम हमारी एनर्जी निकलेगी। तो हमारा जवाब क्या आएगा, 5.7। तो मैंने क्या लिखा है, फॉर 0.1 मोल NaOH एंड फॉर 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड द वैल्यू विल बी द 1/10 ऑफ 57, जो क्या बनेगा हमारे पास 5.7 बनेगा। इफ वन स्पीशी इज वीकर देन हमारी वैल्यू कम हो जाती है। 0.1 मोल NaOH हमारी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी जी 5.7 आएगी। फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, क्योंकि हमारे बेरियम की हाइड्रोक्साइड क्या एक वीक बेस है, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, वाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, है सेम वैल्यू। वजह, उसके बाद सिंपल वजह क्या है, जब भी आप मिलाएंगे स्ट्रॉन्ग हमेशा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। हम कहते हैं क्या, द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ H टू फॉर्म द वाटर, दैट्स व्हाई। फिर डेल्टा HN फॉर रिएक्शन, ये देखिएगा हमारा स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस,
और ये क्या वीक केस में हमारी वैल्यू बेटे क्या आएगी, लेस देन 57.414 आएगी। वजह एक चीज हमारी वीक हो गई है। देखिए जरा आंसर देखिएगा, नेट चेंज हमारे पास हमारे पहले का आंसर क्या वो लिखा मैंने ए, नंबर 2 का बेटा आंसर क्या हमारे पास लेस वैल्यू। वजह क्या लेस वैल्यू, क्योंकि हमारा एक एसिड वीक हो गया है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, देखिए बेटे हमारे पास बात सिंपल नजर आती है। हमारे पास ये क्या एक H2 का मॉलिक्यूल है जिसको मैंने आधा लिया है। आधा लेने बेटे पीछे वजह क्या होती है, क्योंकि मुझे आगे 1 मोल चाहिए, दैट्स वाई। जब इसको ब्रेक करूंगा तो बेटे ब्रेक करने का मतलब क्या, आपको बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, जब उसको ब्रेक करते हैं एनर्जी चाहिए होती है, हमेशा ये क्या होगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक। आखिर बेटे बात एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। हमारी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेटे क्या होती है, जब आप किसी चीज को 1 मोल को वाटर में ऐड करते हैं और आप उसको 1 मोल जो है सब्सटेंस को वाटर में जब ऐड करेंगे तो उसको हल करेंगे, उसके दौरान हमारे पास जो एनर्जी लूज होगी, जो एनर्जी है सच उसमें जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और ये हमारे एक्सो भी होती है, एंडो भी होती है। अगर आप अमोनियम क्लोराइड वगैरह लेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ये एंडो होगी। अगर आप किसको ऐड करेंगे, अमोनियम क्लोराइड वगैरह सॉरी इसको ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे, या आप लिथियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे, Li2CO3 जो है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक्सो हो जाएगा, और ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अब देखिएगा टाइप ऑफ एंथैल्पी विच इज ऑलवेज पॉजिटिव कौन सी है, वो एटोमाइजेशन है। वजह क्या है कि जो एटोमाइजेशन है ये हमेशा क्या होगी, एंडो, एनर्जी चाहिए होगी। फॉर्मेशन कभी एक्सो कभी एंडो। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सो होगी, क्योंकि जब ये एसिड बेस को मिलाएंगे हमारी एनर्जी निकलेगी। इलेक्ट्रॉनिटी हमारी ये भी क्या होती है, ये नेगेटिव होती है पहले इलेक्ट्रॉनिटी, लेकिन ये क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे होते हैं। अ टाइप ऑफ एंथैल्पी विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, द एंथैल्पी कौन सी होगी, हमारी एटोमाइजेशन होगी। ये देखिए बेटे साथ हम उसको कवर करते जाएं ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि हमने इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी, बेटा हमारे पे एंथैल्पी को मेजर कैसे करते हैं हम, बेटे पहले बात कर चुके हैं। हमारे पास एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है एक, और ये कहाँ यूज करते हैं, फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। आपके पास कोई फ्यूल है, बिस्किट है, कोई फूड है, तो उसकी हम एंथैल्पी कैसे मालूम करेंगे, बाय यूजिंग द बॉम्ब कैलोरीमीटर। फॉर फ्यूल फूड के लिए होगा 20 atm यहाँ प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, 30 सेकंड के बाद आप इसको मेजर करते हैं बार बार। कंबस्शन डन बाय, क्या करें, कंबस्शन कैसे करेंगे, यहाँ आपने सैंपल रखा हुआ है, ये किससे अटैच है, बाहर 2 वायर से अटैच है, पॉजिटिव नेगेटिव से। जो आपने अंदर चीज रखी होगी उसको बाहर से आप लोग क्या करेंगे, इसको स्पार्क करेंगे। जो चीज अंदर पड़ी होगी, कोई हमारे पास फ्यूल है, कोई हमारे पास बिस्किट है, कोई फूड है, तो जल उठेगी। जब जल उठेगी तो बेटे ये बाहर क्या है, ये अंदर बाहर, इसके अंदर बॉम्ब का मतलब क्या है, एक हमारे पास एक मेटेलिक वहां पे जो है ना सच नॉब मौजूद है जो ऊपर से बंद होती है, ठीक है। आप जब वो हमारे जो अंदर चीजें पड़ी हैं, जब उनको आग लगेगी तो कंबस्टन क्या करेगी, इस बर्तन को गर्म कर देगी, हमारा जो बॉम्ब वो गर्म हो जाएगा। वो किसको टच करेगा, बाहर यहाँ सारा पानी मौजूद है। अब जब उसको जब टच करेगा तो जो गर्म बर्तन क्या करेगा, पानी गर्म करेगा, उससे हमारे पास टेम्परेचर चेंज आ जाएगा। जब टेम्परेचर चेंज आएगा, टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। पहले हमारा टेम्परेचर का T1 होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब वो बर्तन गर्म करेगा उस पानी को, सराउंडिंग वाटर को, हमारा T2 बढ़ जाएगा। जब T2 बढ़ेगा तो हम लोग क्या डेल्टा T निकालेंगे, और बाद में हम लोग फार्मूला कौन सा पुट करेंगे, हमारे पास Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T हमारा फार्मूला पुट करेंगे। अब C हमारे पास क्या है जी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमें गिवन होगी, पता होगा किसी न किसी सब्सटेंस का। और डेल्टा T हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो आप लोग क्या निकालेंगे, Q। व्हाट इज Q, Q इज कॉल्ड एज एंथैल्पी डेल्टा H। याद देखिएगा जी, अभी QCT है और C हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी है, और इसे हम कहेंगे हीट इन ग्राम इन केल्विन कहेंगे। और क्योंकि हीट हमारे पास की जूल में आती है, ग्राम हमारा वैसे आ गया केल्विन में। यहाँ बेटे एक और बात, अगर जहाँ लिखा है ग्राम, हमारा यहाँ किलोग्राम भी आ सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द C, तो हमारा जवाब कहेगा जूल ग्राम केल्विन, या जूल किलोग्राम, और साथ बेटे क्या आएगा, जूल पर किलोग्राम, साथ क्या केल्विन इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट्स की दोनों इंपॉर्टेंट, ये भी और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगली बात हमारे पास आ गई जी कि अब हमने इसको बेटे क्या करना है। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट की बात करेंगे। मेजरमेंट आप कैसे करेंगे इसको, बेटे मेजरमेंट सिंपल है कि आपके पास जो मेजरमेंट किसकी आप बात करेंगे, नंबर 2 हमारी मेजरमेंट किसकी है, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात अब करेंगे। ग्लास कैलोरीमीटर आल्सो कॉल्ड एज, इसे हम कहते हैं जी वाटर कैलोरीमीटर, ये किसको मेजर करेगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मेजर करेगा, एसिड बेस को। ये वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम करेगा। हमारा फार्मूला Q इक्वल MS डेल्टा T आएगा। अब M यहाँ का चीज है मैस, S हमारे पास क्या स्पेसिफिक हीट है, और इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी, जूल ग्राम, और साथ हमारे केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों आपने क्या देखना है कि आपने करना क्या है, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ। देखिए इसमें आपने करना क्या होता है, हमारे पास ये एक ग्लास कैलोरीमीटर है,
आप बेटे क्या करते हैं, इसमें आप एसिड और बेस मिलाते हैं। पहले आप एसिड लेते हैं, उसकी अमाउंट पता होती है आपको, फिर बेस लेते हैं अलहदा, उसकी अमाउंट का पता होता है आपको। दोनों कप कहाँ रखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको पहले एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारा बर्तन गर्म होता है, पहले उसको ठंडा होने दें। पहले क्या करेंगे, एसिड बेस को अलग अलग किया, बाद में उनको मिक्स किया किसके अंदर, इस कैलोरीमीटर के अंदर। ऊपर क्या मौजूद, स्टीयर मौजूद है, अंदर साथ में आपने क्या डाला हुआ है, थर्मोमीटर डाला हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले आपने पहले उसको कहाँ रखा था, एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जब उसको आप दोनों मिक्स किया, जब मिक्स किया तो क्या हुआ, रिएक्शन हो गया, एसिड बेस कंबाइंड टू सॉल्ट एंड वाटर, हमारा टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। आप उसको स्टिर करते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा, और हमारे पास एक ऐसी स्टेज आएगी जब जितना मर्जी स्टिर करेंगे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, स्टेटिक हो जाएगा। वो हमारे पास डेल्टा वो T2 आ जाएगा। T1 पहले पता है कौन सा रूम टेम्परेचर, T2 कौन सा जहाँ पे वो पहुंच गया है। अब आप लोग क्या नहीं करेंगे, T2 वहाँ T1 निकालेंगे, हमारे पास डेल्टा T आ जाएगा। और बाकी का पता हमारे पास मैथ्स का पता हो, बटे मैथ्स, वो मैथ्स किसकी होगी, एसिड और बेस दोनों की मैथ्स आपको पता होगी। जो आपको पता है कि मैंने कितना अमाउंट ली हुई है, वो लेंगे। स्पेसिफिक हमारे पास गिवन होती है, आप वैल्यू पुट करें, हमारा जो आपका क्यू आ जाए। क्यू हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ बात आ गई हेसिस लॉ क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग हेसिस लॉ। देखिए जी, बात ये है कि हमारे पास हेसिस लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है कि हेसिस लॉ कहते हैं जी, हमारे पास जो एक रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन हमारा जो हो रहा होता है, तो आप उसकी एंथैल्पी मालूम कर लेते हैं, डायरेक्ट हो रहा होता है। लेकिन बच्चे कुछ हमारे रिएक्शन ऐसे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट वे से हो रहे होते हैं, कुछ मल्टी स्टेप्स होते हैं, कुछ की एंथैल्पी डायरेक्ट वे से मालूम नहीं होती कोई भी। तो ऐसे जा रहे रिएक्शन जिसकी एंथैल्पी डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि उनकी एंथैल्पी डायरेक्ट मालूम ना करके, या उनके मल्टीपल स्टेप होते हैं और आप उसमें किसी एक मखसूस स्टेप की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम वहाँ क्या यूज, हेसिस लॉ यूज करेंगे। तो ये कहता क्या जी, चेंज ऑफ एंथैल्पी इन अ केमिकल रिएक्शन इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ whether the reaction take place in one step or several step। कहता है आपने क्या करना है, आपने A टूवर्ड्स कहाँ जाना है, D पे जाना है, हमारी ये डेल्टा H कहलाएगा। ये बच्चे हमारी जो एनर्जी होगी, अगर आप टूवर्ड्स A से B पे जाएंगे, B से C पे और C पे दोबारा D पे जाएंगे, ये हमारे पास ये जो दो स्टेप की एनर्जी और ये जो डायरेक्ट स्टेप की एनर्जी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको बेटा हम यूज कहाँ करते हैं, यूज फॉर इनडायरेक्ट प्रेपरेशन, वहां यूज करेंगे। कॉन्जेक्टिव प्रेपरेशन जहाँ पे हमारे पास इकट्ठी, जैसे हमारे पास जो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है, मीथेन में Cl2 ऐड करते तो क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड बनता है, फिर CH2Cl2 बनता है, फिर क्लोरोफॉर्म पे CCl4 बनता है। तो ये दैट इज कॉल्ड कंजेक्टिव प्रेपरेशन, इकट्ठा हमारी चीजें बनती जाती हैं। कंटिन्यूस रिएक्टेंट्स हैं, हमारे पर रिएक्शन ऐसे जहाँ पे कंटिन्यूस चीज हो रही है, आपको स्टेप का पता नहीं चलता कोई भी। साइक्लिक रिएक्शंस हैं, मतलब हमारा एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक साइकिल मौजूद है, लाइक पूरा हमारा रिएक्शन जो है वो ऐसा साइक्लिक वे में चल, जैसे हमारा क्रैब साइकिल है, उसकी बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमारा बेरिलियम ऑक्साइड है, इसकी बात करें, ये हमारे पास डायरेक्ट इसकी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं बनती। Al2O3 है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन है, CCl4 है, CO है, NaCO3 है। हमारे जो जितने भी हमारे ये जो मैंने यहाँ कंपाउंड लिखे हैं, कहते हैं इनके अपनी एंथैल्पी मालूम करनी हो तो बेटे कैसे मालूम करेंगे, बाय हेसिस लॉ। वो कैसे, हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बेटे आमतौर पे नहीं मिलती, वजह जब कंबस्टन करते हैं तो क्या पता C+O2 गिव यू CO2। तो अगर आपने CO की कंबस्टन निकालनी हो या उसका पता करना, तो हमारे पास किसकी हेल्प लेंगे, हेसिस लॉ की। वो कैसे लेंगे कि आपके पास जो मल्टीपल स्टेप होते हैं, आप उस मल्टीपल स्टेप में आपको जिसकी स्टेप की मालूम करनी होती है उसको आप साइड पे कर लें, बाकी की नोन होती है आप उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, बड़ी मजे का एग्जांपल मेरे पास मौजूद है कि हमारे पास ये देखिए एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास जी एक डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 डेल्टा H2 के बराबर है। और डेल्टा H1 जो है, अगर बेटे आपके पास क्या चीज है, ये आपने फाइंड करना, तो ये गिवन तो आप लोग उसको प्लस कर लें। या अगर भाई डेल्टा H1 निकालना है और ये दोनों नोन हैं, तो क्या डेल्टा H1 किसके बराबर होगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा H2, इसको आप माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे बड़ी मजे की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है जी। मेरे पास बेटे अभी हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात, हमें को क्या चाहिए, वी वांट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या है, जब आप C को O2 तो क्या बनेगा, CO बनेगा। हमारी एनर्जी डेल्टा H1 हमें पता नहीं इसका, बट हमें किसका पता है कि CO प्लस हाफ O2 जब होगा तो क्या बनेगा, CO2, इसकी एनर्जी ये वाली है। अगर डायरेक्ट की बात करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या है, -393 है। अब बेटे मेरे पास क्या है, 3 में से 2 गिवन है, मतलब अब यहाँ पे देखिएगा बेटे मुझे क्या चीज गिवन है, हमारे पास देखिएगा अगर आप इसकी बात करते हैं हमारे पास क्या चीज हमें गिवन है, एक हमें गिवन है यहाँ पे जी, हम कहेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये हम इसका फार्मूला किसका, हेसिस लॉ का। अब बेटे मुझे पास ये क्या गिवन है, 393 -393 ये गिवन है। अब डेल्टा H1 मैंने फाइंड करना है,
उसको मैं डेल्टा H1 वैसे लिख दिया, प्लस डेल्टा H2 बेटे वो क्या है, -283 है। अब डेल्टा H1 किसके बराबर आएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा H2 के बराबर आएगा। डेल्टा H जो हमारे 1 है बेटा, हम उसमें कहेंगे वो किसके बराबर है, इसकी वैल्यू क्या है 393, -393 माइनस, अब हमारे पास ये माइनस है साथ, इसके बाद एक और माइनस आएगा, वजह वो वैल्यू हमारे माइनस में है, और ये आएगा हमारे पास 283। अब ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये -3, बाकी क्या बचेगा हमारा -110 आ जाएगा, विच इज द वैल्यू फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह लें या कंबस्शन कह लें, किसकी फॉर CO। इस तरह हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हम कहते हैं जो हमारा इंटरमीडिएट हमारा वे आ जाएगा। अब बेटे बॉर्न हेबर साइकिल करता क्या है, ये हमारे पास जो हैसिस लॉ की बेटे पहली एप्लीकेशन का नाम क्या है, बॉर्न हेबर साइकिल। ये हमारे पास हैसिस लॉ की पहली एप्लीकेशन है, यूज फॉर ओनली आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होगा, NaCl NaBr के लिए यूज होगा, बाइंडिंग कंपाउंड के लिए यूज होगा जहां पे हमारे पास से 2 एलिमेंट होंगे, और नॉट फॉर अमोनियम नाइट्रेट, वजह आयोनिक कंपाउंड नहीं है, नॉट फॉर सोडियम नाइट्रेट, नॉट फॉर अमोनियम क्लोराइड। तो हम सिर्फ बेटे किसकी बात करेंगे, आयोनिक कंपाउंड के यूज करेंगे। और बॉर्न हेबर साइकिल बेटे असल में है क्या, हैसिस लॉ जैसा ही है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास जो डेल्टा जो हमारे जो बॉर्न हेबर साइकिल क्या कहता है कि अगर आप एनर्जी क्या कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं, अगर बेटा आप डायरेक्ट जा रहे हैं, डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, डेल्टा H3 है, तो कहता है जो बेटे हमारी एनर्जी इसकी होगी वो एनर्जी किसकी होगी, डायरेक्ट स्टेप की होगी, और ओवरऑल हमारी एनर्जी क्या होगी, 0। मतलब कहता है जी द एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज 0। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं और साइक्लिक हमारे प्रोसेस में रिएक्शन हमारा हो रहा है, तो टोटल हमारी जो इकट्ठी एनर्जी होगी सिंगल स्टेप की, और जो हमारे पास सारे स्टेप की एनर्जी दोनों के होंगे बराबर होंगे, वो मिलकर मतलब वो 0 ओवरऑल हमारी एनर्जी 0 रहेगी, कंजर्व रहेगी। जैसे हमें हमारे इसमें एग्जांपल देखिए, बड़े मजे की हमारी एग्जांपल है, देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, आप सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं कि हमारा सोडियम क्लोराइड जब वो फॉर्म होता है तो वो कहेंगे हमारी एनर्जी क्या क्या इन्वॉल्व है। तो देखिएगा हमारे पास जो HF है वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड की ये है, डायरेक्ट है। और व्हाट अबाउट डेल्टा H लैटिस, वो क्या होती है कि जब आप आयंस को मिलाते हो तो हमारे पास डेल्टा H लैटिस आ जाती है। और डेल्टा H फॉर्मेशन किसके बराबर है, वो डेल्टा HL प्लस डेल्टा HX के बराबर है। और जो डेल्टा H लैटिस अगर बोल तो हमारे पास किसके बराबर, डेल्टा H फॉर्मेशन मान डेल्टा HX है, इसके बराबर आ जाएगा। अब फॉर्मेशन क्या है, डायरेक्ट फॉर्मेशन, लैटिस क्या है जब हमारे आयन कंबाइन होंगे, और डेल्टा HX क्या चीज है वो देखिए जरा। हमारे पास जो डेल्टा HX है बेटे ये क्या चीज, देखिए मैं इसकी मुकम्मल जहां बताता हूं बच्चों को। हमारे पास जो है इसमें देखिएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो हमारी इसके फॉर्मेशन की हम जो बात कर रहे हैं, ये देखिएगा हमारे पास ये चीज की बात करते हैं कि जब आप स्टार्ट कहां से करेंगे, सोडियम सॉलिड से। पहले सोडियम सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम हमारे पास एटम में कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और एंथैल्पी का नाम क्या होगा स्टूडेंट, डेट इज कॉल्ड डेल्टा H ATM। और वो असल में किसके बराबर होगी, पॉजिटिव हमारे पास 121 के बराबर हो सकती है, क्यों जो प्रमोल के बराबर होगी, ठीक है। फिर नंबर 2 क्या करेंगे, ये जो हमारा सोडियम हमारे पास जो गैसियस फॉर्म में आया है, ये बाद में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक गैसियस आयन बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा। तो अब ये हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और बेटे हमारे ये भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ये +496 के बराबर है। इसका बेटे मतलब क्या होगा कि अब तो हमने किसकी बात कर ली, हमने क्या किया है, सोडियम सॉल्ट किसमें कन्वर्ट किया, सोडियम गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। मतलब हमारे पास एक क्या आ गया, एक आयन आ गया, उसकी एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। नंबर 2 क्या, Cl। अब Cl आप किस फॉर्म में लेते हैं, पहले क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में। जब Cl2 की फॉर्म में लेंगे, पहले इसका क्या बनाएंगे, एटम। जब ये एटम बनाएंगे तो पहले ये गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल था, ये क्या बन गया, हमारा एटम बन गया है। और यहाँ भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसका नाम क्या होगा, डेल्टा H ATM। और ये हमारे पास होगी 108 किलो जूल एनर्जी आ जाएगी, प्लस होगी ये भी, ठीक है 108। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास Cl ये गैसियस फॉर्म में किसमें कन्वर्ट होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट किसमें होगा, आयन में। और इस एंथैल्पी का नाम क्या होता है, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है।
अब स्टूडेंट्स 1 2 3 4 ये जो 4 इंथैल्पीज हैं, इन सब को बेटे मिला के हमारे पास क्या बनता है, डेल्टा एच एक्स बनता है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो डेल्टा एच लेटिस वो किसके बराबर होता है, -787 के बराबर होता है। याद रखिए फिक्स वैल्यू है। जो डेल्टा एच फॉर्मेशन वो है 411 के बराबर है। जब आप इन सब को निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, इन सब को निकाल कर हमारी वैल्यू वो उसमें क्या आएंगी, माइनस कोई 366 आती है। तो बेटे ओवरऑल जब हम दोनों को जमा करेंगे ये दोनों वैल्यूज और वैल्यू दोनों क्या आती है 787 के बराबर आएंगी, हम क्या कहेंगे ओवरऑल हमारे पास जो बॉर्न है बसा की एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी और बराबर होगी 787 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से। दिस आवर बॉर्न हेबर साइकिल। आप कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल बेटे इफेक्ट फैक्टर कौन से डिपेंड करेंगे इस पे, ये थोड़ी बड़ी एडवांस बात है लेकिन मजे वाली बात है कि इसमें कौन फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। अगर हमारे पास किसी पे चार्ज ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसकी बेटे क्या ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। एल्यूमिनियम +3 चार्ज है, ज्यादा एनर्जी इसकी एनर्जी, इस पे चार्ज कम एनर्जी, इस पे चार्ज और कम, सबसे कम एनर्जी। इस तरह हमारे पास फ्लोरो छोटा साइज है ज्यादा एनर्जी, आयोडो बड़ा साइज है कम एनर्जी। यहाँ सवाल देखिएगा, विच वन हैज ग्रेटर लैटिस एनर्जी, पोटासियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड या सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड की बात, क्योंकि एल्यूमिनियम फ्लोराइड पे क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज ज्यादा है और साफ फ्लोरो का साइज क्या कम है, तो ज्यादा चार्ज कम साइज बेटा मिलकर क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसकी एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ थे, हमारे पास कुछ टॉपिक थे। अब एंट्रोपी क्या होती है, हम कहें बटे एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। और बेटे एंट्रोपी जो है ये हमारे पास जब करेक्शन होता है तो कोलाइजन्स होते हैं, तो स्टार्ट में हमारी एंट्रोपी ज्यादा होती है, जब हमारा रिएक्शन रुक जाता है तो हमारी एंट्रोपी आहिस्ता आहिस्ता आमतौर पर कम हो जाती है। आपने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया है, जब वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, आयंस बनेंगे, जब बेटे आयंस बनेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। बट इस तरीके से अगर आपने क्या किया है, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हैं जो अभी फिलहाल वैसे घूम रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उसकी आपने क्या बना ली है आइस, जब इसको आइस में कन्वर्ट करेंगे हमारी एंट्रोपी कम हो जाएगी। सो बॉयज एंड गर्ल्स, सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम सर्टेन रिएक्शन जहां पे एंट्रोपी आमतौर पे स्टार्ट में ज्यादा बाद में कम, कुछ में क्या होती है पहले कम बाद में ज्यादा हो जाती है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम इज एंट्रोपी। और ये बेटे हमारे पे एक छोटा सा क्राइटेरिया भी है क्या करने का, इट इज आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्पॉन्टेनिटी। मैंने फार्मूला आपको बताया था शुरू में क्या बोला, डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर डेल्टा जी हमारे पास जो किसके बराबर है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, हमने कहा था कि वो किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर है हमारे पास। फिर देखिए हमारा फार्मूला क्या था, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर है। डेल्टा बेटा से हमारे पास कहां से, एंट्रोपी से आता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटे उम्मीद आपको समझ भी आया होगा। बेटे कोशिश की जाती है कि हमारे पास जो चीज़ें हमें कुछ बेहतर लगती हैं वो उसमें ऐसे पुटअप की जाएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।